हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता होगा हमारी सीरीज चल रही है, उसके में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत खनिज संसाधन। कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएसई की बुकों के ये नोट्स हैं। और अगर आप रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी करें जिसमें राजस्थान जी के आती है, तो उसमें राजस्थान की बुकों में जो भी मैटर है उसको यहाँ पे समेटने की कोशिश की गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन, जिसमें अपन देखेंगे सभी खनिज संसाधनों को भारत से रिलेटेड कौन कौन से संसाधन हैं और किस प्रकार से कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है वो है लौह अयस्क। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आपको पता होगा सेल कहते हैं, कि स्थापना 1974 में की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन सीधा का सीधा आ जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, जो कि सेल के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगली बात करें तो देखिएगा, लौह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, धुरी उद्योग है वो लौह इस्पात उद्योग है। इसका जो श्रेय है वो जमशेद जी टाटा को जाता है। भारत में ये काले या गेरू रंग में धारवाड़ युग की जलज और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। तो आपसे दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लौह इस्पात है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो याद रखना, गेरुआ, काले या गेरुआ रंग की धारवाड़ युग की आग्नेय चट्टानों में, ठीक है, की जलज और आग्नेय चट्टानों में ये पाया जाता है। अब देखिएगा, भारत में 2013-14 में 15.24 करोड़ टन लोहा अयस्क का उत्पादन किया गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। कर्नाटक लोहा अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है। बस इस चीज़ को याद रख लेना कि जो राज्य की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे है वो है कर्नाटक। देखिएगा आगे कि लोहा अयस्क का सर्वाधिक निर्यातक मार्ग गोवा बंदरगाह से किया जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किस बंदरगाह के द्वारा लोहा का निर्यात किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो गोवा बंदरगाह है वो। इसको आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। अब देखिए, लोह के प्रकार, आपको पता होगा लोह के प्रकार कई होते हैं, तो उनमें प्रकारों को पढ़ेंगे और देखेंगे उन प्रकारों में भी क्या क्या रहता है, कौन सी किस्म सर्वोत्तम रहती है। तो पहले है मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम किस्म का लोहा है वो मैग्नेटाइट ही होता है। और लोहे की अगर इसमें मात्रा देखी जाए तो 72% होती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट लोहा कौन सा है, तो वो मैग्नेटाइट होता है। दूसरे नंबर पे होता है, लेते हैं अपन, वो है हेमेटाइट। अगर हेमेटाइट की बात करें तो इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है और ये धारवाड़ या कुड़प्पा समूह से प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। तीसरा है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट की बात करें तो इसमें 30 से 60% ही लोहा पाया जाता है, जो कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है कि लिमोनाइट है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अब है सिडेराइट। तो सिडेराइट है वो घटिया किस्म का लोहा है। तो सबसे अच्छा कौन सा था आपको वो याद होना चाहिए, सबसे घटिया कौन सा है। तो सबसे घटिया की बात करें तो सिडेराइट है और सबसे अच्छे की बात करें तो वो मैग्नेटाइट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही आसानी रहती है याद करने में। भारत में लौह इस्पात की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं और कब उनको स्थापित किया गया था और किस राज्य में स्थापित किया गया था और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रखें। आपको पता होगा कितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इकाई बताऊंगा, उसके बाद राज्य आर्थिक सहयोग किसकी सहायता से, आर्थिक सहयोग की सहायता से उसको स्थापित किया गया और वर्ष क्या था। तो देखिएगा, सबसे पहले है वो है बोकारो। बोकारो है झारखंड में स्थित है। रूस की सहायता से 1968 में इसकी स्थापना की गई है। भिलाई की बात करें, छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से और 1955 में इसकी स्थापना की गई है। राउरकेला की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में है, जर्मनी के द्वारा सहायता से स्थापित की गई है, जिसकी कोई डेट नहीं है। और दुर्गापुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से 1956 में। और रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रीट 2018 में 50 क्वेश्चन आए थे एसएसटी के, जो लेवल 2 के थे उसमें, और उसमें से 45 क्वेश्चन इन्हीं नोट्सों में से आए थे
और याद रखिएगा, अगर लेवल फर्स्ट की बात की जाए तो उसके भी ज़्यादातर सभी के सभी क्वेश्चन थे वो इन्हीं बुकों से आने की संभावना रही थी और आए भी थे। तो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये पर्याप्त हैं, लेकिन हाँ ये उपयोगी हैं और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ भी है कि किसकी सहायता से जो दुर्गापुर था वो स्थापित किया गया था, तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अब चलते हैं दूसरा जो हमारा अयस्क है वो लोहा, वो सॉरी तांबा। तांबे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान का झुंझुनू है, आपको पता होगा जिले की बात की जाए तो। लेकिन अगर राज्य की बात की जाए तो प्रथम स्थान है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी का आता है। राजस्थान में खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा तांबा अयस्क निकालने व शोधन का कार्य किया जाता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था, इससे पहले वीडियो में भी बताया था मैंने। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो वर्ष 2014-15 में उत्पादन था वो 3.96 मिलियन टन था। वर्ष 2013-14 में उत्पादन है वो 217 लाख टन रहा। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। देखिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो यही है कि बॉक्साइड है वो किसका मुख्य स्रोत है, तो वो एल्यूमिनियम का है। और बॉक्साइड उत्पादन में प्रथम स्थान है वो उड़ीसा का है। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें कि उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा। अब देखिए अब्रक की बात की जाती है तो अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है। नल्लौर की अब्रक अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व विख्यात है। जो नल्लौर है उसकी अगर अब्रक की बात की जाए तो वो विश्व विख्यात है। अब चलते हैं कोयला की तरफ। तो देखिएगा विश्व में आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात करने का श्रेय है वो कोयला को ही जाता है और रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया आपके लिए ये नोट्स इतने प्रभावी हो सकते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आधुनिक सूत्र स्रोत की बात की जाए तो वो कोयला है, ठीक है, आधुनिक औद्योगिकरण का। और 2015-16 में कोयले का उत्पादन था वो 447.48 लाख टन। देखिए ये कभी पूछा नहीं जाता, बस आपको थोड़ा राउंड फिगर में याद रखना है, कोई ज़रूरी नहीं याद करना भी इसको। वैसे भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। देखिए कोयले में कौन सी रैंक है इंडिया की, तो वो थर्ड रैंक है। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। और देखिएगा भारत में 4.7% कोयला उत्पादित किया जाता है। अब देख लेते हैं कोयला के प्रकार का। आपको पता होगा कोयला के प्रकार से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको मैं आपको बता ही नहीं सकता। एंथ्रेसाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार होते हैं। और सबसे बेस्ट की बात की जाए तो वो एंथ्रेसाइट होता है जिसमें कार्बन का परसेंट होता है वो 80 से 90%। देखिएगा बहुत सी बुकों में बहुत से तरीके से दे रखा है कि नहीं इतना नहीं, इतना परसेंट होता है, लेकिन जो राजस्थान की RBSE की बुकों में दे रखा है मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को लिखने की कोशिश की है। तो 80 से 90% वो एंथ्रेसाइट में कोयलों की प्रतिशत मात्रा होती है। और बिटुमनी में 75 से 80%। अब देखते हैं लिग्नाइट जिसमें 50% से अधिक, और पीट है उसमें 50% के सबसे कम होता है। तो पीट सबसे खराब कोयला मान सकते हैं इसको, और सबसे बेस्ट है वो एंथ्रेसाइट है। अब देखिए राज्य कौन सा है, उसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और सिगरेनी। देखिए मैं आपको इसको बता देता हूँ, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिएगा बस आप देख सकते हैं इनको। तो आप देख के इनको थोड़ा सा याद रख लें, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट इसमें से शायद कोई क्वेश्चन बने, इसलिए आप इसको सिर्फ देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। 6 नंबर पे जो हमारा है वो है पेट्रोलियम। अब देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि खनिज तेल है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 1890 में डिगबोई में 202 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले डिगबोई में प्राप्त हुआ था तेल। 1899 में असम ऑयल कंपनी का गठन किया गया था। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको ONGC कहते हैं, का गठन किया गया था। तो आपको पता होगा 1956 में इसकी स्थापना की गई थी ONGC की। देश में कुल 22 तेल संशोधन कारखाने कार्यरत हैं अभी तक, जिसमें से 17 सार्वजनिक हैं, 2 संयुक्त हैं और 3 निजी हैं। अब देखिएगा पाइपलाइनों की बात करते हैं।
देश में सर्वोत्तम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से नूरमती होकर बरबौनी जो बिहार है तक 1152 किलोमीटर की लंबाई में बिछाई गई थी। इस मार्ग में 9 पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अब बात करें तो कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित सलाया स्थान से मथुरा तक 1075 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो मुंबई हाई में अशुद्ध तेल को मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाती है। अब बात करें विशाखापट्टनम विजयवाड़ा सिकंदराबाद पाइपलाइन है वो 572 किलोमीटर लंबी है। हाजरा गुजरात में है। विजयनगर जगदीशपुर, ठीक है, और गैस पाइपलाइन है वो 1750 किलोमीटर लंबी है। उसी प्रकार से जो कांदला बठिंडा और पाइपलाइन है वो 1331 किलोमीटर लंबी है। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन है वो 683 किलोमीटर है जो कि द्वारा निर्माण अधीन है। अब जल विद्युत की बात की जाए तो भारत में जल विद्युत का विकास है वो 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ किया गया था। 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना। तो सिर्फ आपको इस चीज़ को याद रखना है इसमें, और किसी भी चीज़ को याद नहीं रखना है कि 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी। अब देखिएगा आणविक की बात अगर की जाए तो आणविक ऊर्जा की बात की जाए तो भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रणेता थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में देश में परमाणु जो रिएक्टर है उनकी संख्या है वो 17 है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। और ये आपको पता होगा इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रमुख विद्युत ग्रह कौन कौन से हैं। ये राज्य हैं और ये विद्युत ग्रह हैं जो कि स्थित हैं। राजस्थान की बात की जाए तो इसमें 2 है, एक तो कोटा में है और एक है रावतभाटा में। महाराष्ट्र की बात की जाए तो तारापुर, गुजरात की बात की जाए तो काकरापार, उत्तर प्रदेश में नारोरा, तमिलनाडु में कलपक्कम और कुदानकुलम, ये 2 हैं, और कर्नाटक में केगा। तो आप इनको भी याद रखना कि कौन सा विद्युत ग्रह परमाणु विद्युत ग्रह जो किस राज्य में। अगर आप बात करें कि परमाणु शक्ति के लिए यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, एल्मोनाइट, जिरकम, ग्रेफाइट, एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। केरल की बालू रेत में जिरकम प्राप्त किया जाता है। तो सिर्फ ये लाइन आपको याद रखनी है और कुछ भी यहाँ से याद रखना नहीं है कि जिरकम पाया जाता है। देखिएगा 1982 में ऊर्जा मंत्रालय के अधीन गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी 1982 में। 1987 में विश्व बैंक की सहायता से भारतीय नव्यकरणीय विकास एजेंसी, जिसको इरडा भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी 1987 में। और किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि दिमाग में रखनी पड़ती हैं। पवन ऊर्जा की बात की जाए तो पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है वो तमिलनाडु का है। भारत के तटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा के विकास का प्रबल संभावना है और राजस्थान के जैसलमेर और प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब चलते हैं सौर ऊर्जा की तरफ। तो भारत में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी देवस्थान द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित भोजन बनाने की प्रणाली अक्टूबर 2002 में शुरू की गई थी। राजस्थान में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में राज्य का सबसे बड़ा और ऊर्जा का वाटर हीटर लगाया गया है। तो आप थोड़ा सा इसे याद रख सकते हैं, याद करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। देश में ऊर्जा का विकास के लिए 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन की स्थापना की गई थी। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तम कुद्रेमुख खानों में निकलने वाला लोहा को निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा भारत के जो उद्योग थे वो हमारे यहाँ पे खनिज संसाधनों की बात की जाए तो वो हमारे यहाँ पे राजस्थान के खनिज संसाधन थे, उनकी समाप्ति होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।